गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बात करेंगे 5.2 लेखन, पठन, श्रुतलेख, सुलेख, तीव्र लेखन, त्रुटिमुक्त लेखन, आशुभाषण और काव्य पाठ का सतत एवं व्यापक मूल्यांकन विधि द्वारा मूल्यांकन। ये है आपका 5.2 में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने जो कल पढ़ा था 5.1 कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या है वो आप जानते हैं, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन CCE। तो अब ये पूछ रहा है 5.2 में उसी का आपको व्यवहारिक रूप में उपयोग करना है, यानी कि बच्चे के लेखन, पठन, श्रुत लेखन, लिखा है तीव्र लेखन, आशुभाषण, काव्य पाठ, इन सब चीज़ों को आपको सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कैसे करेंगे। तो हम लोगों ने कल बात की थी, आप जानते हैं कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में दो चीज़ होता है। एक सतत मूल्यांकन यानी कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, रचनात्मक मूल्यांकन, और दूसरा क्या होता है, व्यापक मूल्यांकन यानी कि समेटिव इवैल्यूएशन या योगात्मक मूल्यांकन। तो आप जानते हैं कि जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है, जो रचनात्मक मूल्यांकन है, वो क्या होता है, वो एक सत्र में कई बार होता रहता है। वो चाहे वो हमने कहा कि असाइनमेंट के रूप में होता हो, प्रेजेंटेशन के रूप में हो रहा हो वो, यानी कि एक सत्र में 3-4 बार वो हो सकता है वो। लेकिन जो आपका व्यापक मूल्यांकन है, या जिसको हम कहें कि योगात्मक मूल्यांकन, या इंग्लिश में कहें तो समेटिव इवैल्यूएशन, वो क्या होता है कि वो पूरे सत्र में एक बार होता है। यानी कि जो आपकी ये सत्रांत परीक्षा होती है, जो वार्षिक परीक्षा होती है, वो उदाहरण है किसका, तो आपके व्यापक मूल्यांकन का, यानी योगात्मक मूल्यांकन का। और जो आपके असाइनमेंट प्रेजेंटेशन होते रहते हैं, जो क्लास में बातें पूछी जाती हैं, जो आप क्लास में जवाब देते हैं, वो सब क्या होती है, वो होता है आपका सतत मूल्यांकन। तो अब आपको इसी जो परिभाषा है, इसका जो ये आप कहें कि जो थीम है, जो विचार है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को, वही लागू करना है आपको। ये जो 5.2 का दे रखा है वो तो कोई मुश्किल काम इसमें नहीं है, वो बस आपको थोड़ा सा सोचना है कि कैसे हम सतत एवं व्यापक मूल्यांकन करें विद्यार्थियों का लेखन में, पठन में, आशुभाषण में। आशुभाषण जानते होंगे आप। आशुभाषण यानी कहा जाता है कि बिना तैयारी का भाषण देना। एक जो भाषण होता है, तो भाषण में क्या होता है कि हाँ, हम तैयारी करके जाते हैं कि हमें ये बोलना है, वो हमें इस टॉपिक पे बोलना है, भाई आपको 15 अगस्त पे भाषण देना है, आपको गांधी जयंती पे भाषण देना है, वो तो एक हो गया, भाषण हो गया वो। लेकिन आशु भाषण क्या होता है, वो कि बिना तैयारी के, यानी कि मैं आपको कक्षा में पढ़ा रहा हूँ, आपको तुरंत मैं खड़ा कर दूँ, हाँ ठीक है आप आइए और इस टॉपिक पे आप बोलिए, 5 मिनट 10 मिनट बोलिए, वो तो वो कहा जाता है आशु भाषण, यानी कि बिना तैयारी के भाषण देना। तो ये सब चीज़ें, इनका सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कैसे करेंगे, यही है वो। तो इसमें केवल आपको सोचने की बात है, कॉमन सेंस लगाने की बात है वो, या आपको कि कैसे हम करें वो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लेखन, कि लेखन का हम सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कैसे करें वो। कैसे करेंगे आप, पहले हम सतत मूल्यांकन की बात करते हैं लेखन की। तो क्या करते हैं कक्षा में बच्चों का लेखन मूल्यांकन हम कैसे करते हैं, वो बच्चों से क्या कहते हैं कि हाँ ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर लिखिए, बच्चे लिखते हैं वो। या ब्लैक बोर्ड पर आप लिखते हैं छोटे बच्चों के लिए, तो कहते हैं कि इसको अपने कॉपी में लिखिए वो। तो क्या होता है, उससे भी आप मूल्यांकन कर ले, देखते हैं कि हाँ बच्चे लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं वो। और लेखन का मूल्यांकन कैसे कर पाएंगे आप बच्चों से कुछ भी कोई प्रश्न बोलिए, कुछ उत्तर बोलिए, उसको लिखने के लिए कहिए वो। तो आप देखेंगे कि हाँ बच्चे लिख रहे हैं, कि लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं वो। बच्चों को उच्चारण करिए वो, यानी कि किसी शब्द का उच्चारण करिए, उसको लिखने के लिए बोलिए वो। तब आप देखेंगे बच्चे लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं वो। बच्चों को हम असाइनमेंट देते हैं वो, असाइनमेंट हम आप लोगों को देते हैं, तो क्या देते हैं हम उसको, भाई देखने लिखने के लिए कि आपका लेखन कौशल कितना विकसित हुआ है कि नहीं वो। लेकिन आप लोगों के स्तर पर हम बात नहीं कर रहे हैं, आप लोग तो खैर लेखन कौशल जो विकसित होगा वो हो चुका होगा। अगर हम विद्यार्थी, माध्यमिक स्तर में या प्राथमिक स्तर के विद्यार्थी को करें वो, तो हम कहते हैं ना कि घर से एक पेज लिख कर लाइएगा वो,
या एक पैराग्राफ लिखकर आप ले आएगा वो। आप देखते होंगे आपके घर में छोटे बच्चे होंगे तो हर एक बच्चों के लिए एक पेज हिंदी की राइटिंग, एक पेज इंग्लिश की राइटिंग के लिए लिख कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो लेखन का कौशल का वो मूल्यांकन होता है, यानी कि लेखन कौशल आपकी वृद्धि भी होती है, साथ साथ उसका वो सतत मूल्यांकन भी चलता है वो। तो ये इस प्रकार से आप बता सकते हैं कि लेखन कौशल का हम सतत मूल्यांकन कैसे करेंगे वो, यानी कि हम केवल एक दिन में ही नहीं करें, हम कक्षा में भी कर रहे हैं, हम कक्षा के बाहर भी कर रहे हैं वो, हम उसका मूल्यांकन कर रहे हैं वो, अलग अलग तरीकों से कर रहे हैं वो। और इसका व्यापक मूल्यांकन कैसे होगा? लेखन कौशल का व्यापक मूल्यांकन कैसे करेंगे आप? व्यापक मूल्यांकन के लिए आप बता सकते हैं कि हम उसको भाई परीक्षा करेंगे, इसका हम यूनिट टेस्ट देते हैं वो, हम उसको जो वार्षिक एग्जाम होता है वो, तो क्या होता है वो जो मूल्यांकन उसका होगा वो उसका व्यापक मूल्यांकन होगा। हाँ, यानी उसको 3 घंटे लिखना होगा, उसका व्यापक मूल्यांकन होगा। आप उसको 10 पेज का निबंध लिखने के लिए दे दें वो, तो वो क्या होगा उसका वो व्यापक मूल्यांकन होगा वो। आप उसको किसी व्यक्ति के ऊपर 2 पेज लिखने के लिए बोल दें वो, तो क्या होगा वो व्यापक मूल्यांकन होगा। क्यों? क्योंकि सृजन को करता है, क्रिएटिविटी इसके अंतर्गत आएगी, वो क्रिएटिविटी के द्वारा ही लिखेगा वो, तो ये उसका व्यापक मूल्यांकन होगा वो। तो ये लेखन का सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कैसे होगा वो आप बता सकते हैं। अब उसी तरह से है कि पठन का, कि पठन का सतत एवं व्यापक मूल्यांकन आप कैसे करेंगे? वैसे ही आप सोचिए कैसे कर सकते हैं कक्षा में पठन का। तो कक्षा में हम क्या करते हैं, हम बच्चों से पढ़वाते हैं। अगर आप अभी हम जाएंगे क्या कर टीचिंग प्रैक्टिस करने, तो आप पहले आदर्श वाचन करेंगे, फिर बच्चों से अनुपढ़ वाचन करवाते हैं। तो आप अनुपढ़ वाचन करवाने का मतलब क्या होता है कि आपको ये देखना कि बच्चे कितनी अच्छे प्रकार से किस लय और सुर में उस पाठ को पढ़ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं वो, तो वो होता है वो। तो उसके माध्यम से भी हम क्या करते हैं वो, उसका हम सतत मूल्यांकन भी कर लेंगे वो। बच्चों से किसी ब्लैक बोर्ड पे लिखे हुए किसी शब्द को या वाक्य को पढ़ने के लिए कहते हैं वो, तो वो क्या हो गया, वो भी पठन का सतत मूल्यांकन हो गया वो। बच्चों से किसी कहानी या किसी कविता को पढ़ने के लिए आप कहते हैं वो, तो वो उससे क्या होगा, वो भी सतत मूल्यांकन का एक प्रकार है वो। यानी कि आप जो भी पढ़ने के अलग अलग तरीके अपनाते हों, चाहे वो ब्लैक बोर्ड से पढ़े, चाहे वो पुस्तक से पढ़े, चाहे वो दूसरा अन्य कहानी के पुस्तक से पढ़े वो, यानी कि कक्षा में जो पढ़ने का आप तरीका अपनाते रहते हैं वो, यानी पूरे सत्र में आप उसको करते हैं वो। और फिर हम ये भी कहते हैं घर से इसको पढ़ के आइएगा वो, इस कहानी को दोबारा घर से पढ़ के आइएगा। तो वो क्या करते हैं आप वो उसके आप पठन कौशल का सतत मूल्यांकन करते हैं, यानी कि पठन का मूल्यांकन करते हैं वो आप पहले दिन से शुरू करते हैं, जब तक सेमेस्टर या वार्षिक चलती रहती है वो आप उसका मूल्यांकन करते हैं वो। और इसका व्यापक मूल्यांकन कैसे करेंगे पठन का वो, तो क्या करते हैं वो, हम कोई पठन प्रतियोगिता आयोजित करते हैं वो। आप देखते हैं ना कहाँ पठन प्रतियोगिता भी है, सब लोग कितने अच्छे प्रकार से पढ़ पा रहे हैं, कहानी कौन अच्छे प्रकार से पढ़ रहा है वो, तो कक्षा में ही पठन प्रतियोगिता भाई आप इस किसी दिन निर्धारित कर दीजिए वो। मान कर चलिए कि भाई हिंदी दिवस के दिन क्या करें आप पठन प्रतियोगिता आयोजित कर दें वो, कि उसमें हाँ कौन अच्छे प्रकार से पढ़ पा रहा है वो, कौन सुर और लय के साथ पढ़ पा रहा है कविता को वो, तो उससे क्या होगा, उसका व्यापक मूल्यांकन होगा वो। और पठन का व्यापक मूल्यांकन कैसे कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कि विद्यार्थियों से क्या कहा जाए कि यानी कि किसी विषय वस्तु पर या किसी महापुरुष की जीवनी को अच्छे प्रकार से पढ़वाना, वो उससे आप पठन मूल्यांकन कर सकते हैं, उसका व्यापक मूल्यांकन हो जाएगा पठन का। तो ये सब बेसिकली कुछ बातें हैं जो आप खुद से थोड़ा सोच सकते हैं, वो बहुत सारी पुस्तक में इस तरह आपको नहीं मिलेगा कि इनका मूल्यांकन कैसे है वो केवल आपको एक क्रिएटिविटी सोचना है कि हाँ बच्चे को हम कैसे पठन कराएं, कैसे हम कक्षा में पठन कराएं, कैसे हम कक्षा के बाद पठन कराएं वो, तो वो हो। क्योंकि जो व्यापक मूल्यांकन होता है क्या होता है वो हमने उदाहरण परिभाषा जो हमने बता रही थी, तो हमने कहा था कि व्यापक मूल्यांकन में क्या होता है, शैक्षणिक के साथ शैक्षणिक कार्य में वो, यानी कि आप पठन केवल ऐसा नहीं कि कक्षा में पढ़ाएं, हो सकता है कि आप कहीं म्यूजियम घूमने गए हैं वो, किसी लाइब्रेरी में गए हैं, वहाँ पे क्या करेंगे आप उनसे पठन कार्य करवाइए, या कुछ बच्चों का खेल हो रहा है ग्राउंड में, वहाँ पे कुछ पठन कार्य करा सकते हैं। तो यानी कि शैक्षणिक के साथ शैक्षणिक कार्य में वो, तो ये आप कुछ उदाहरण बता सकते हैं पठन का वो।
वैसे सारी चीज़ें हैं, जैसे अभी आपका श्रुतलेख और श्रुलेख देख लीजिए। श्रुतलेख, शुलेख, त्रिभलेख, तीव्रलेखन, त्रुटिमुक्त लेखन, ये सब चीज़ें बेसिकली एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। वो श्रुतलेख कैसे करेंगे, टेस्ट करते हैं हम, आप जानते हैं होंगे। श्रुतलेख यानी कि सुनकर लिखना, यानी कि आप कक्षा में बच्चों से बोलते हैं, हाँ कि ये शब्द लिखो, बच्चे लिखते हैं, आप देख पाएंगे कि सही लिख रहा है कि गलत लिख पा रहा है। वो किसी पैराग्राफ को बोलते हैं, वो लिख पा रहा है कि नहीं। एक कविता को बोलते हैं, वो कविता शुद्ध रूप में लिख पा रहा है कि नहीं लिख पा रहा है वो। तो वो क्या हो गया, वो उसका श्रुतलेख का हो गया। वो उसी तरह सुलेख जानते ही हैं वो, कि बच्चों से कैसे सुलेख का हम लिखवाते हैं। तो हम बच्चों को दे देते हैं, कोई ब्लैक बोर्ड पर लिख दें या किसी पुस्तक का एक पैराग्राफ, एक अनुच्छेद दे देते हैं, बच्चे उससे लिखते हैं। वो तीव्र लेखन क्या होगा, वो कक्षा में आप जल्दी जल्दी बोलते हैं, शिक्षक जल्दी जल्दी बोलता है वो, या ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया, उसको बोला कि हाँ ठीक है इसको 5 मिनट में लिखिए वरना हम इसको मिटा देंगे वो, तो वो तीव्र लेखन का हो गया। वो त्रुटि मुक्त लेखन क्या हो गया, यानी कि त्रुटि मुक्त यानी बिना गलती किए हुए ही, कोई इसमें त्रुटि ना हो, मात्राओं की त्रुटि ना हो, शब्दों का त्रुटि ना हो, अक्षरों की त्रुटि ना हो, वो तो वो हो त्रुटि मुक्त लेखन। तो इन सब का आप देखेंगे कि जब सतत मूल्यांकन करेंगे तो क्या करते हैं, कक्षा में हम उनको छोटी छोटी एक्टिविटी देते हैं। वो यानी त्रुटि मुक्त लिखने के लिए कि हम बच्चों को देंगे एक पुस्तक के अतिरिक्त किसी एक न्यूज़पेपर ला दिया, समाचार पत्र बच्चों को दे दिया, उसमें से कहा कि इसको ये 10 पंक्तियाँ या 15 पंक्तियाँ इसको लिखिए। वो तो उससे आप देख पाते हैं कि बच्चों को सही प्रकार से लिख पा रहे हैं या कोई उसमें त्रुटि है। त्रुटि यानी कि मात्राओं की त्रुटि, गामा की त्रुटि, फुल स्टॉप की त्रुटि, कहीं त्रुटि हो या बिल्कुल सही प्रकार से लिख पा रहे हैं वो। तो ये हो जाएगा इनका सतत मूल्यांकन। व्यापक मूल्यांकन कैसे होगा, इन सब का लेखन का, श्रुत लेखन का कैसे व्यापक मूल्यांकन करेंगे वो, या तो भाई किसी कोई परीक्षा ले लीजिए इनसे। वो भाई आपने अभी तो क्लास में बता रहा, हाँ ठीक है कि ठीक है आज हम एक प्रतियोगिता करेंगे। वो क्या करेंगे कि उसमें मैं बोलूँगा और देखेंगे कौन सबसे अच्छी प्रकार से लिख पा रहा है वो, उसका श्रुत लेखन किसका बहुत अच्छा है, वो कौन बिना त्रुटि के लिख पा रहा है वो। तो आप परीक्षा करके कर सकते हैं वो, या कहीं कुछ एक कहते हैं ना कि क्या कहते हैं इसको कि प्ले वे मेथड से, खेल विधि मेथड से आप बच्चों को खेल विधि मेथड से उसको लिखने के लिए बता सकते हैं। यहाँ के भाई कोई गेम करा रहे हैं वो, ठीक है आज हम गेम खेलने जा रहे हैं, वो उसमें देखते हैं कि कौन सबसे तेज़ लिखता है वो, तो बच्चों को वो बोझ भी नहीं लगेगा वो, और वो तीव्र गति से लिखने की कला भी या कौशल भी सीख जाएंगे वो। तो इसके माध्यम से भी हम व्यापक मूल्यांकन कर पाएंगे वो। तो ये है ये लेखन का व्यापक सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, यानी कि अगर आप कंसेप्ट पता ही है आपको कि सतत मूल्यांकन क्या होता है, व्यापक मूल्यांकन क्या होता है, वो उसमें आप कुछ जोड़ कर इसको आप इसको इस प्रकार से एक्सप्लेन कर सकते हैं, बता सकते हैं। अब इसमें है आपका आशु भाषण और काव्य पाठ। आशु भाषण मैंने बताया कि आशु भाषण क्या होता है, कि वह भाषण जो बिना किसी तैयारी के किया जाए वो, यानी कि कक्षा में आपको तुरंत बुलाया गया कि अभी इस विषय पर या इस टॉपिक पर आप बोलिए, आप उस पर तुरंत बोलने लगते हैं, आपको तैयारी करने का समय नहीं दिया जाता है। तो वो है आशु भाषण। इसका कैसे आप सतत मूल्यांकन करेंगे और व्यापक मूल्यांकन कैसे करेंगे आप जानते ही हैं। इसमें वही विधि अपना सकते हैं कि कक्षा में कोई भी आप विषय पढ़ा रहे हों, मैं सपोज करिए कि आपके दृश्यवादिता के बारे में पढ़ा रहे हैं बच्चों को, या पर्यावरण के बारे में पढ़ा रहे हों, अपने देश के महापुरुषों के बारे में पढ़ा रहे हों, तो आप अचानक उनसे किसी एक बच्चे को उठाइए और कहिए कि हाँ ठीक है इसके बारे में आप बोलिए, भाई जवाहरलाल नेहरू के बारे में बताइए। दूसरे बच्चे को उठाइए, बोलिए कि हाँ गांधी जी के बारे में कुछ 4 लाइन या 10 लाइन बोलिए। तो उससे क्या होगा कि उसका वो एक सतत मूल्यांकन होता जाएगा वो, यानी कि बच्चों को एक तुरंत बोलने की उसकी कौशल विकसित हो जाए, कला विकसित हो जाएगा वो, और बच्चे तैयार बिल्कुल रहेंगे, बिल्कुल क्या कहते हैं अधिगम के प्रति, सीखने के प्रति वो तैयार रहेंगे वो। क्यों? क्योंकि उन्हें लगेगा कि हाँ जो शिक्षक है कभी भी कुछ पूछ सकते हैं वो। तो इसका भी सतत मूल्यांकन आपका तरीका यही हो सकता है कि आप हम बच्चों से तुरंत बोलिए, बच्चों से किसी विषय पर या किसी महापुरुष के बारे में अचानक से बोलने के लिए कहिए वो, यानी तैयारी का मौका ना दीजिए वो। तो इसका अगर हम कहें कि व्यापक मूल्यांकन कैसे करेंगे आप आशु भाषण का वो, तो उसका भी वही तरीका अपना सकते हैं कि भाई कहीं बच्चे को हम ले गए, कहीं कुछ प्रतियोगिता हो रहा है, कोई भाई कोई प्रोग्राम हो रहा है, कोई फंक्शन हो रहा है, वहाँ पे क्या करते हैं हम
हम कहते थे कि हाँ नहीं ठीक है, ये बच्चा बहुत अच्छा बोलने वाला है, अभी आइए देखिए इस पर कुछ बोल देगा वो, तो उससे उसका व्यापक मूल्यांकन हो जाता है वो। यानी कि मान के चलिए कि आपके विद्यालय में कोई 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 लेक्चर चल रहा है, हो सकता है कि कुछ प्रोग्राम चलता है, जैसे आप लोग फंक्शन भी करते रहते हैं, फेयरवेल पार्टी करते हैं, कुछ भी जैसे हुआ, तो वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे आपने कहा कि एक टीचर भी बैठे हैं, टीचर ने बुला दिया कि हाँ ठीक है, ये बच्चा से बुलवाइए, बहुत अच्छा बोलता है वो, तो इस टॉपिक बोलवाइए वो, तो क्या होगा, तो उसका उससे व्यापक मूल्यांकन हो जाता है वो। यानी कि आप एक विस्तृत बृहद स्तर पर भी देख पाते हैं कि क्या बच्चा बोल पा रहा है कि नहीं, क्योंकि कक्षा में तो वो बोल लेता है, एक जो सीमित टॉपिक उस पर तो बोल लेता है वो, लेकिन जो समाज से बाहर जो है वो, उस पर वो बोल पा रहा है कि नहीं बोल पा रहा है वो, तो वो हो गया, उसका व्यापक मूल्यांकन कर सकते हैं। वैसे ही काव्य पाठ का भी, काव्य पाठ का कैसे हम सतत व्यापक मूल्यांकन करेंगे। आप काव्य पाठ जानते हैं कि आप जाएंगे तो बच्चों से अनुकरण वाचन कराते हैं वो, बच्चे अनुकरण वाचन करते हैं वो, आप बच्चों से कविता सुनते, कुछ अन्य कविता सुन लेंगे वो, इसके माध्यम से करा सकते हैं वो, बच्चों से उनके पसंद की कविता सुनाने के लिए कहिए वो, उससे आप सतत मूल्यांकन करा सकते हैं वो। क्योंकि काव्य पाठ आप जानते हैं, मैं लेसन प्लान आप नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाने जाएंगे तो मैं बताऊंगा कि काव्य या कविता जो पाठ होती है हमेशा सुर और लय में होती है वो, गद्य और पद्य में अंतर होना चाहिए वो। जो गद्य में है कोई जरूर नहीं है कि आपको सुर हो वो, हाँ उसमें आरोह अवरोह होता है वो, लेकिन जो काव्य पाठ होता है हमेशा वो लय में होता है वो। क्योंकि काव्य कविता जो हमने पढ़ा था, कविता शिक्षण का क्या उद्देश्य होता है वो, कि बच्चों को आनंद भूति हो सके, रसानुभूति हो सके वो। अगर वीर रस की कोई कविता पढ़ी जा रही हो तो बच्चों में जब तक उत्साह न आए उस कविता पढ़ने का कोई मतलब नहीं है वो। या अगर शोक रस की कोई कविता है, अगर बच्चों में मन की भावना में दुख ही ना आया वो, तो उस कविता पढ़ने का मतलब नहीं है वो। इसलिए आप जो कवि देखते होंगे, आप जो कवि होते हैं वो, जो वीर रस के कवि होते हैं वो दहाड़ कर पूरी ऊंची आवाज़ में वो बोलते हैं वो एक जोश पैदा करते हैं उसमें वो। और वहीं पे देखिए जब कहीं अगर कोई शोक रस की कोई हो, इस तरह की कोई कविता हो, तो क्या होगा, वो इस तरह से गाते हैं, इस तरह से बोलते हैं कि एक मन में एक भावना उमड़ आती है वो। और अभी रामायण चला था, रामायण में रविंद्र जैन की आवाज़ देखिए वो जब वो शोक रस में जब वो गाते हैं वो, तो कितनी एक लगता है कि दर्द है उनके इसमें वो। तो काव्य पाठ का मतलब यही है वो, कि काव्य पाठ हमेशा करना चाहिए तो हमेशा सुर में होना चाहिए, या हमेशा एक उसका सुर बना होना चाहिए वो, ताकि बच्चों में वो आनंद अनुभूति हो सके वो, जो आप कहना चाह रहे हैं, जिसके पर्पस के लिए, जिस उद्देश्य के लिए वो कविता पढ़ रहे हैं, वो जो श्रोता है उसके अंतर्गत वो भावना उमड़ रही है कि नहीं उमड़ रही है। अगर उमड़ रही है फिर तो ठीक है, नहीं उमड़ी तो कोई आपका काव्य पाठ का कोई मतलब नहीं बना वो। तो वही कह रहा है, काव्य पाठ का कैसे मूल्यांकन करेंगे, तो आप कक्षा में पढ़ा देते हैं, कक्षा में बच्चों से कविताएं पढ़ाते हैं, उनके मनपसंद कविता पढ़ने के लिए पूछते हैं वो। फिर क्या करते हैं, व्यापक मूल्यांकन करने के लिए आप कहीं विस्तृत स्तर पर बच्चों से किसी प्रोग्राम में, कार्यक्रम में उनसे हम पढ़ा सकते हैं वो। बच्चों से कविता लिखने का भी करवा सकते हैं, कोई अपने सृजन करिए और उसको पढ़िए वो, उससे विकसित कर सकते हैं वो। यानी कि कविता अपने आप कविता 4 पंक्तियाँ लिखिए और इसको पढ़िए वो। तो इन सब तरीक़ों से आप क्या कर सकते हैं, इसका सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कर सकते हैं। तो जो 5.2 में अलग अलग जो ये दे रखा है वो सबका बेसिकली मकसद यही है कि आपका, कि आप जब सतत व्यापक मूल्यांकन आप समझ गए कि होता क्या वो, क्योंकि बहुत ज़रूरी है समझना कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है क्या वो। तो अगर वो आपको पता चल गया है तो फिर आप उसका उपयोग कैसे करेंगे, क्योंकि आप शिक्षक बन जाएंगे तो आपको उपयोग करना भी आना चाहिए वो। इसीलिए 5.2 में दे रखा है वो, कि लेखन का कैसे करेंगे, पठन का कैसे करेंगे, आशु भाषण का कैसे करेंगे, काव्य पाठ का कैसे करेंगे वो। तो वो बेसिकली आपको थोड़ा सा एक कॉमन सेंस लगाएंगे तो आप खुद ही निकाल पाएंगे कि हम इनका कैसे कर सकते हैं। बहुत कुछ आपको किसी पुस्तक में तो नहीं मिलेगा, हाँ वेबसाइट पे गूगल पे सर्च करिए तो ज़रूर थोड़ा बहुत उसमें मिल जाएगा वो, लेकिन बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप थोड़ा सा भी सोचें तो आप बता सकते हैं कि इनका सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कैसे करेंगे, बहुत ही कठिन नहीं है वो। ठीक है, तो आज 5.2 तक इतना ही रहने देते हैं, बाकी का फिर हम कल देखेंगे। थैंक यू सो मच।